नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधा सवाल। मैं हूं आपके साथ ओम आदित्य द्विवेदी और आज हम बात करने वाले हैं जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के अंदर चाचा और भतीजे के बीच में जो खटाई है उसको लेकर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की सियासत ने प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव और सपा प्रमुख अखिलेश यादव को करीब लाकर खड़ा कर दिया था। लेकिन नतीजे आने के साथ ही चाचा भतीजे के बीच फिर से दूरियां बढ़ने लगी हैं। ऐसे में शिवपाल यादव की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुई करीब 20 मिनट की मुलाकात ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। लेकिन ना तो शिवपाल की ओर से और ना ही उनकी पार्टी की तरफ से इसका खंडन किया गया। ऐसे में शिवपाल की चुप्पी आखिर क्या बयां कर रही है? शिवपाल यादव विधायक पद की शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात करने पहुंच गए थे। शिवपाल ने इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया था, लेकिन सीएम ने जिस तरह फौरन बाद स्वतंत्र देव सिंह सहित संगठन के बड़े नेताओं को चर्चा के लिए बुलाया था, तो ऐसे में सियासी गलियारों में शिवपाल के बीजेपी में जाने की चर्चाएं तेज हो गई थी। यह भी खबर आई कि शिवपाल अगर बीजेपी का दामन थामते हैं तो पार्टी उन्हें राज्यसभा भेज सकती है। दरअसल सपा में शिवपाल यादव के लिए फिलहाल कुछ नहीं बचा है। अखिलेश यादव खुद नेता विपक्ष बन चुके हैं और पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव को तो बनाएंगे नहीं। ऐसे में सिर्फ विधायक बने रहना शिवपाल यादव को मंजूर नहीं है। ऐसी भी चर्चा है कि शिवपाल यादव न सिर्फ अलग सियासी रास्ता ढूंढ रहे हैं, बल्कि उस दिशा में अपने कदम भी बढ़ा चुके हैं। बीजेपी में जाने की चर्चा को बल मिला। शिवपाल यादव की मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात ने सियासी चर्चा को बल दे दिया है। शिवपाल के बीजेपी में जाने की अटकलों को इसलिए भी हवा मिल रही है क्योंकि ना तो उनकी ओर से और ना ही उनकी पार्टी की ओर से इसका खंडन किया गया। इससे पहले 2017 से 2022 के बीच शिवपाल जब सीएम योगी से मिलते थे तब उनके बीजेपी में जाने की अटकलें लगाई जाने लगती थी, लेकिन हर बार उनकी ओर से खंडन कर दिया जाता था। इस बार शिवपाल और उनकी पार्टी 2 दिनों से चुप्पी साधे हुए है। बीजेपी में शिवपाल यादव के जाने के कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि शारदा प्रताप शुक्ला, शिव कुमार बेरिया, हरिओम यादव, अपर्णा यादव सहित उनके कई करीबी बड़े नेता पहले ही बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। वहीं शिवपाल यादव ने विधायक पद की शपथ लेने के बाद बुधवार को मीडिया से बात करते हुए बस इतना कहा था कि समय आने पर सब बताऊंगा, इंतजार कीजिए। शिवपाल क्यों चुप्पी अख्तियार किए हुए हैं? बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच शिवपाल यादव सीधे तौर पर कुछ भी कहने से इनकार करते रहे। राज्यसभा जाने की अटकलों पर भी उन्होंने केवल इतना कहा कि अभी हम कुछ भी बता नहीं सकते, बोल ही नहीं सकते, जब बोलेंगे तो मीडिया को बुला लेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शिवपाल यादव इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि अपनी पार्टी का भाजपा में विलय कराया जाए या एनडीए के सहयोगी के तौर पर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया जाए। अब आगे शिवपाल यादव क्या फैसला लेते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जीएमडी न्यूज के लिए सुभागी पांडे की रिपोर्ट। तो शिवपाल यादव अब जिस तरीके से भतीजे अखिलेश से नाराज चल रहे हैं और उसके चलते उन्होंने जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है, इसके कई मायने हैं। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं राजनीतिक गलियारों में कि शायद भारतीय जनता पार्टी उन्हें राज्यसभा भेजेगी और उनके बेटे को जसवंत नगर सीट से लड़ाएगी। और ऐसे में कुछ और भी अटकलें हैं। अटकलों की अगर बात की जाए तो अटकल ये भी है कि आजमगढ़ सीट जहां पर सांसदी से इस्तीफा दिया है अखिलेश यादव ने, वहां से लोकसभा चुनाव लड़ा सकती है बीजेपी शिवपाल यादव को, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं, अगर वो एनडीए में घटक दल के रूप में आते हैं तो भी, और अगर वो बीजेपी में अपनी पार्टी का विलय करते हैं तो भी। लेकिन देखना यह होगा कि इन सबके बीच जो सियासी जमीन है वो किसकी खिसक रही है और किसकी बन रही है। भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा होते नजर आ रहा है या फिर समाजवादी पार्टी को इसका फायदा होगा, या फिर जिस तरीके से 2016 में शुरू हुई रार, 2017 में जिस तरीके से चुनाव हुए थे तब हार का मुंह देखने को मिला था समाजवादी पार्टी को। और ऐसे में आगे 2024 के लोकसभा चुनाव भी हैं, तो देखना ही होगा कि आखिरकार आगे इसके
क्या कुछ परिणाम आते हैं। और इसी पर सीधा सवाल में हमारे साथ आज एक गेस्ट का पैनल है। हमारे साथ संजय कटियार जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से आपका स्वागत है। विवेक पांडे हैं, समाजवादी पार्टी से आपका भी स्वागत है। नावेद शिको हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले रुख मैं करूंगा विवेक पांडे का। विवेक जी, जरा ये बताइए, आपकी पार्टी चुनाव से पहले शिवपाल जी को ले आती है, शिवपाल यादव को साथ में ले आती है, और चुनाव के बाद उनके साथ बिल्कुल ऐसा व्यवहार किया जाता है कि जैसे वो अखिलेश यादव के परिवार में है ही नहीं, वो उनके चाचा लगते ही नहीं है, और उनका इतना बड़ा राजनीतिक कद कभी रहा ही नहीं है। देखिए, पूरे मंच को सरिंदा धन्यवाद देते हुए विपक्ष के नेताओं को भी मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आपने पुनः सरकार में अपनी पुनरावृत्ति की, और मंच पे आसीन सभी राजनीतिक विश्लेषज्ञ और अन्य सदस्य दलों को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, राजनीति बदलाव का समीकरण सतत निरंतर प्रक्रिया के साथ चलता रहता है। इस बात को आपको समझना होगा कि शिवपाल जी अपने एक राजनीतिक दल के साथ विलय करके हमारे साथ जुड़ करके आए थे चुनाव लड़ने के लिए। हमने अन्य दलों को भी साथ लिया, उसी तरह इनका भी अपना एक व्यक्तिगत दल था। आप पारिवारिक पृष्ठभूमि को और राजनीतिक पृष्ठभूमि को पहले तो अलग अलग रखने की जरूरत है, इसको समझना होगा। शिवपाल जी के राजनीतिक अस्तित्व पे कोई सवाल नहीं उठा रहा। जब होली मनाई गई तो पूरा परिवार एक साथ मंच पे था, वो पारिवारिक विषय था। लेकिन जहां पे बात राजनीतिक दलों के विषय की आती है, वहां पे जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अन्य दलों को अवसर प्रदान किया, उस तरह जो भी विचार विमर्श के बाद जो भी इनके साथ गठबंधन हुआ, उसके अनुसार हमने इनको सीटें दी, ये चुनाव लड़े, और उसके बाद आज ये सहयोगी घटक दल के रूप में समाजवादी पार्टी के साथ हैं। ये चीजें मुझे लगता है कि विपक्ष के लोग इन बातों पे ध्यान घुमाने से, भटकाने से, बरगलाने से ज्यादा पहले ये देखें कि शिवपाल जी के भाजपा में जाने या ना जाने का मुद्दा उठा कौन रहा है और कौन इस चीज को सबसे ज्यादा प्रेरणादायी मान रहा है। समाजवादी पार्टी या अन्य दलों से भी जिसको छोड़ करके जिस दल में जाना था वो जाते रहे हैं। हमारे समाजवादी पार्टी के कई नेता हैं जो आज भाजपा के सदस्य हैं। ऐसा भी है कि कई भाजपा के लोग छोड़ करके दूसरे दलों में गए। तो मुझे लगता है कि अभी वर्तमान राजनीति जो है वो बदलाव मांग रही है। जिस तरह से युवाओं का नेतृत्व बढ़ा है हर दल में, आप ये नहीं कह सकते कि केवल समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, या आप हर दल में देखिए आज युवा शक्ति का जो विकास हुआ है, जिस तरह से राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, इसको भी समाज को स्वीकार करना पड़ेगा, और समाज स्वीकार कर रहा है। इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी के मान सम्मान या अपमान की कहीं कोई बात आती है। हाँ, कुछ विशेष लोग हैं जो इन मुद्दों को उड़ा करके हवा का रुख बदलने का प्रयास कर रहे हैं, और उसके माध्यम से समाजवादी पार्टी का मनोबल या उनके कार्यकर्ताओं को भ्रमित करने का जो एक कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, तो वो सफल नहीं होने वाला है। क्योंकि हमारे जो नेतृत्व करता है, बीजेपी की बात कर रहे हैं आप? माननीय आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, उनके नेतृत्व में पूरी पार्टी एक रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। और हम तो अभी भी कह रहे हैं कि मुझे तो व्यक्तिगत कोई समाचार नहीं प्राप्त हुआ है कहीं से भी कि शिवपाल जी भाजपा को ज्वाइन करने वाले हैं। नहीं, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से इस खबर का खंडन भी नहीं किया, वो कह रहे हैं वक्त आने पर बताऊंगा। तो ये उनका अपना निर्णय है, और राजनीति में कोई इतना अनुभवी नेता यदि कोई निर्णय लेता है परिपक्वता के साथ, तो मुझे लगता है उस निर्णय का सम्मान करना चाहिए। इसमें विभेद या इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई परिचर्चा का यह महत्वपूर्ण विषय है। विषय तो ये होना चाहिए कि देखिए बलिया में किस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है। विषय तो ये होना चाहिए था कि आज किस तरह से नहीं, विवेक पांडे की इस पर भी डिबेट हो चुकी है हमारे यहाँ। ठीक है, हम लोग हर एक मुद्दे को उठाते हैं, और ये भी एक मुद्दा है। ये इसलिए मुद्दा है क्योंकि आज के समय में वर्तमान चर्चा का विषय तो ये होना चाहिए कि हमारे देश के अंदर किस तरह से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया काल, पूरी तरह से फाइल्स ऑफ ईस्ट इंडिया काल की एकदम पूरी पिक्चर चल रही है बलिया में। मुझे लगता है चर्चा का विषय यह होना चाहिए था। शिवपाल जी एक परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं, वो सबके आदर्श है। चलिए, आज का सब्जेक्ट लेकिन हमने तय किया है ना, आपको तो पहले से बता दिया था विवेक जी। ठीक है विवेक जी, आता हूं आपके पास, विवेक जी आपके पास। संजय कटियार जी, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई शिवपाल यादव की, ऐसे में कयास बहुत कुछ निकाले जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। ऐसा लोगों का कहना है कि उन्हें राज्यसभा भेज सकती है आपकी पार्टी, ऐसा लोगों का कहना है आजमगढ़ से लोकसभा में टिकट दे सकती है बीजेपी, ऐसा लोगों का कहना है, सूत्रों का कहना है कि जसवंत नगर से उनके बेटे को चुनाव लड़ा सकती है भारतीय जनता पार्टी अगर उनको टिकट दिया जाता है।
आजमगढ़ से लोकसभा का या फिर उनको राज्यसभा भेजा जाता है, उस स्थिति की मैं बात कर रहा हूं। आपकी पार्टी सारा जोड़ घटाने की प्रक्रिया में लगा है कि क्या कुछ फायदा होने वाला है 2024 को देखते हुए? इंतजार है, तभी पत्ते खोलेंगे। आपको ज्यादा नमस्कार। नमस्कार। पैनल में बैठे सभी लोगों को आगामी नवरात्र के शुभकामनाएं। कल से प्रारंभ हो रही है हमारे देश की हिंदू नववर्ष की बधाई सभी दर्शकों को आपके। अभी मैं बात शुरू करूंगा। अभी विवेक पांडे जी से आप बात कर रहे थे और वो बड़ी इनोसेंटली, बड़ी नादानी से ऐसी बात कर रहे थे। घर में झगड़ा है, झगड़ा घर में है और तीसरा बोल रहा है पड़ोसी पर। अरे भाई, झगड़ा चचा भतीजे उनके घर पर है, आप दूसरी पार्टियों में दोष डाल रहे कि वो झगड़ा करवा रहे हैं। अरे भाई, अपना झगड़ा आप खुद संभालिए ना। बाहरी परिवार दूसरा झगड़ा थोड़ी पड़ोसी संभालेगा। आप तो पड़ोसी फोड़ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, शिवपाल जी की बात ये है कि अब ये नाराजगी जग जाहिर है पूरे चुनाव भर। इस तरह से इन्होंने उनका इस तरह से दुरुपयोग किया, उपयोग करने के लिए दुरुपयोग किया और आज उनको किनारे बिठा दिया। जब फंसे करेल में हार के करीब तो मुलायम सिंह यादव को भी वहां ले गए, शिवपाल यादव को भी ले गए, फिर अखिलेश भी पहुंच गए। जब पहले हम तो घूमेंगे चुनाव अपने आप जीत जाएंगे, पूरी ताकत लगा दी, जैसे वैसे इज्जत बच्ची इनकी। और उसके बाद शिवपाल जो डालना आरोप, अब इनके घर की बात हम ज्यादा नहीं कहना चाहता, ना मुझे कहना चाहिए, मगर एक बात तो जरूर कहूंगा। शिवपाल यादव जब मुलायम सिंह यादव ने इस पार्टी गठन किया था, उस समय से ही मुलायम सिंह यादव देखते थे अन्य कार्य राजनीति के, मगर शिवपाल यादव ही कार्यकर्ताओं के बीच में संगठन बढ़ाने काम जो कर रहे थे वो जब शिवपाल यादव ही थे इनके तल। और उनकी आज बुरी तरह से बेइज्जती, चर्चा, लड़ाई, वैमनस्यता जब जाहिर मंच से करना, सार्वजनिक स्थलों पर करना, कोई भी जो जन आधारित नेता होगा तो बुरा लगेगा, चाचा हो चाहे नतीजा हो। और इन्होंने अखिलेश यादव क्या किया, हर चुनाव हरवाया। अभी आपने देख लिया तो हमारा ब्रिगेड में बैठे थे, पिछली बार बहुत बड़े दावे कर रहे थे, सपा कुछ लोग आए थे और वो तो अयोध्या सीट भी हटवा रहे थे, योगी सीट भी हटवा रहे थे और अंजाम क्या हुआ कि हम 272 सीट जीत कर सत्ता में आ गए। तो इन लोगों ने हमेशा सिर्फ दुष्प्रचार किया, समाजवादी पार्टी का महिला मंडल किया और जहां तक ये सब झगड़ा फसाद भी इनके पतन का कारण है और ये पतन 2024 तक बहुत तेजी से चलेगा। अब आपने सवाल किया भाजपा में आने न जाने, सभा बनाने, सब प्रयास है। अभी ये बातें मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के मुंह में डालने की आवश्यकता नहीं है, न पत्रकारों को और न किसी अन्य दल के नेताओं को। प्रयासबाजी है, लोग करते रहते हैं, मगर ऐसी कोई अभी बात मुझे लगती है न मेरे किसी वरिष्ठ नेताओं के द्वारा ऐसी बात करी गई। ठीक है, नावेद शिकोह उनका रुख करेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। नावेद शिकोह जी, जिस तरीके की राजनीति देखने को मिले उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी ठीक चुनाव के एन वक्त पे, जिस समय चुनाव शुरू होते हैं, शिवपाल को अपने साथ ले आते हैं, उसके बाद जैसे चुनाव खत्म होते हैं उनको बैठक में नहीं बुलाया जाता। जब वो कहते हैं मैं सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ा हूं, मुझे बुलाना चाहिए था, मैं लखनऊ में था और मैं अब वापस जा रहा हूं इटावा के लिए, फिर वो वहां से निकल जाते हैं, मुलायम सिंह यादव से अपनी शिकायत करते हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी को अब किस रूप में देखा जाए कि समाजवादी पार्टी ये अब सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव के नाम पर आगे बढ़ेगी, उनको शिवपाल की जरूरत नहीं है, ये मैसेज देने की कोशिश की गई है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि पार्टी के अंदर उनको कुछ बड़ा चाहिए। हालांकि प्रसपा की अगर बात की जाए तो अभी भी प्रसपा उनकी है। देखिए, मैं आपका सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात मैं अपने मन की कहना चाहता हूँ प्रकरण के ऊपर, इस विषय के ऊपर। जी देखिए, एक चीज तो ये मानना पड़ेगी कि 7 साल से ये चर्चाएं लगातार हो रही है। और ये चर्चाएं किसी चर्चा भतीजे के बीच के विवाद की होती, किसी के घर का मामला होता तो शायद चर्चा नहीं होती है, या इससे किसी का फायदा नुकसान नहीं होता। लेकिन मैं इस बात की दलील देना चाहता हूँ कि इन चर्चाओं से और इस विवाद से उत्तर प्रदेश का नुकसान कैसे हो रहा है, मैं उस बात को साबित करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। अखिलेश यादव को सरकार बहुमत मिला और हमने सरकार बनाई थी 2017 में। जब सरकार बनती है या प्रदेश की जनता का विश्वास किसी राजनीतिक दल से होता है और जनमत होता है और सरकार बनाई जाती है, तो उस सरकार की परफॉर्मेंस की समीक्षा होती है, पूछा जाता है और सवाल किए जाते हैं और देखा जाता है कि हमने आपकी सरकार बनाई, हमने आपके ऊपर विश्वास किया, आपने क्या किया। अखिलेश
यादव की सरकार के अंतिम 2 वर्ष जो थे, जब सवाल ये पैदा हो रहा था कि अखिलेश जी ने कितना अच्छा काम किया या क्या करनी थी, उस समय वो चर्चा नहीं हो पा रही थी। अंतिम 2 वर्ष हर 20 दिन के बाद एक चर्चा होती थी कि चर्चा भतीजे यानी सीएम साहब में और उनके चाचा कैबिनेट मंत्री में झगड़ा हो रहा है, विवाद हो रहा है। यानी जो परफॉर्मेंस थी, एक मुख्यमंत्री की जवाबदेही थी, जो राजनीतिक दल की जवाबदेही थी कि तुमने क्या किया, उस वक्त दूसरा विषय आ रहा था। यानी वो उनकी जिम्मेदारी का स्पेस भर रहा था, वो विवाद, उससे प्रदेश की जनता का नुकसान हो रहा था। आपके घर का झगड़ा हो हमसे या किसी से या प्रदेश से या पत्रकारों से या समीक्षकों से या टीवी से या पत्रकारों का कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये विवाद और कोई पैदा जबरदस्ती नहीं होता है। जब बयान आते हैं एक दूसरे के खिलाफ, हाँ, तब ये चर्चा होती है। हाँ। अखिलेश यादव और शिवपाल जी के बीच झगड़ा तब चल रहा था जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी, तब उनको परफॉर्मेंस देने से, अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर अपनी जवाबदेही लेने से तब झगड़ा हो रहा था। जब झगड़ा हो रहा था तो प्रदेश के जनता का नुकसान हो रहा था। अब फिर आइए पिछले 5 साल योगी सरकार थी, पिछले कार्यकाल योगी सरकार का जो था, उस समय समाजवादी पार्टी के मुख्य विपक्षी दल की भूमिका थी। वो सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता थे। सबसे बड़ा विपक्षी दल समाजवादी पार्टी का पिछली बार भी, पिछले कार्यकाल में। उस वक्त सवाल यह हो रहा था कि अखिलेश यादव जी ने विपक्ष की भूमिका कैसे निभाई। योगी आदित्यनाथ सरकार के पहले कार्यकाल में कहां कहां उन्होंने सवाल उठाए, कहां कहां उन्होंने प्रदर्शन किए, कहां कहां जनता की आवाज बन किया है। वो स्पेस भी भर दी चर्चा भतीजों के झगड़े में, जहां चर्चा विपक्षी दल के नेता की परफॉर्मेंस से होना चाहिए थी, वहां 6 महीने के बाद एक मुद्दा उठता था कि चर्चा ने भतीजे के खिलाफ बयान दे दिया और भतीजे जो है वो चाचा को लेकर भी बयान दे रहे हैं। तो सवाल इस बात का है कि मैं विपक्षी दल की भूमिका भी जीरो हो गई इस विवाद की वजह से। मैं फिर यही कह रहा हूँ, किसी के झगड़ा हो रहा है किसी के बीच, इससे हमारा आपका कोई मतलब नहीं। लेकिन अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी तो जनता में विपक्ष का सबसे बड़ा नेता है, उसको विपक्षी दल बनाया था। इसलिए कि आप सवाल उठाइए, झगड़ा कर रहे थे तो प्रदेश का नुकसान हो रहा था। मेरे कहने का ये 7 साल में झगड़े के हो गए, खबरें चलती रही, यानी वो जिम्मेदारियां नहीं निभा पाए होंगे, इस बात को मानना पड़ेगा। जब उस समय में डिबेट कर रहा हूं और हमारा किसी से झगड़ा होने लगे तो डिबेट पे जो मैं अपना तर्क रख रहा हूँ, जो अपने विचार रख रहा हूँ, उसमें डिस्टर्बेंस होना चलेगा। यदि मैं अन्याय करूंगा टाइमलेस से होते हुए, या अन्याय करूंगा कि अनुशासनहीनता पर जाऊंगा मैं आपसे मुखातिब हूँ और मैं किसी के सामने झगड़ा करने लगा, यदि एक विपक्षी नेता होने के हाँ, आपकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हो जाती है। तो लगा मेरे कहने का ये मतलब है, खैर जो भी हो, ये सबसे बड़ी बात तो ये, इस बात को जनता देख रही है, समाजवादी कार्यकर्ता भी देख रहे होंगे, प्रदेश की जनता। शिवपाल यादव बड़े नेता है, इस बात को कोई नहीं नकार सकता है कि नेता जी यानी मुलायम सिंह यादव के बाद में सबसे ज्यादा संगठन से काम करने वाले रामगोपाल भी नहीं थे, आजम खान भी नहीं थे, राम गोविंद भी नहीं थे। शिवपाल यादव को सबने, आम लोगों ने, मीडिया ने, सब लोगों ने देखा, संगठन में लंबे समय तक काम किया। जिस वक्त समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही थी, उसका विकास हो रहा था, बार बार सत्ता में आ रही थी, उस वक्त वो संगठन को संभाल रहे थे और परफॉर्मेंस भी दे रहे थे, सरकार भी बन रही थी, विपक्षी भूमिका में भी वो मार खाते थे। मुझे याद है एक दरोगा ने तमाशा किया। ठीक है नावेद शुक्ल, ठीक ठीक ठीक। विवेक पांडे जी, सुना आपने नावेद शुक्ल क्या कह रहे हैं? भाई आप विपक्ष में थे, आप खुद ही झगड़ रहे हैं। ये मुद्दा आपने कहा कि मुद्दा नहीं हो सकता, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था। अब बताइए, इस पर आप जवाब दीजिए। आपकी जिम्मेदारी बनती है मजबूत विपक्ष की। राजनीतिक विश्लेषज्ञ हमारे हैं नावेद जी, और उनकी बातों में जो सुझावपूर्ण तर्क था उसको मैं जरूर ऊपर तक पहुंचाऊंगा। हाँ, लेकिन एक बात समझनी होगी बहुत जिम्मेदारी के साथ जी, कि आंतरिक मसलों को लेकर के हम सामाजिक मसलों से दूर नहीं है। हम पहले भी सामाजिक मुद्दों पे सक्रिय थे, हम आज भी मजबूत विपक्ष के रूप में सदन में कायम है। विपक्ष में हम पहले भी थे, विपक्ष में हम आज भी हैं। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ पूर्ववर्ती गलतियां, क्योंकि देखिए जब परिवार की चीजें बाहर आती हैं तो बिल्कुल वो एक हास्यप्रद और थोड़ा सा एक शर्मिंदगी का मोड़ होता है
जो कि किसी के लिए भी स्वीकारनीय नहीं है। लेकिन इसके आड़ में हमने कभी अपने राजधर्म को नहीं निभाने का प्रयास किया, ये कहना उचित नहीं होगा, मेरा अपना तर्क है ये। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आज भी हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं, आज ही देखिए सीएनजी महंगी हो गई है, और आज ही देखिए किस तरीके से मूल्यों की वृद्धि लगातार जारी है। मेरा सिर्फ ये कहना है, इन बातों से मसलों का, जमीनी मुद्दों को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इन बातों की आड़ में विवेक पांडे जी, असल मुद्दों पर आपने भी तो खूब चर्चा की। आपने सुनिए सुना दूं आपको, सुन लीजिए, कुछ बात बता दूं आपको, कुछ पॉइंट्स नोट कीजिएगा मेरे। देखिए, अमर्यादित टिप्पणी की गई, सुन लीजिए, सभी नेताओं की तरफ से, बीजेपी ने भी की, आपने भी की। इस तरीके से बात करते रहे आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के जिस तरीके से पूर्वांचल तक चुनाव हुआ 7 चरणों में, ठीक है, नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए। आपने असल मुद्दों की बात की, मैं फिर कह रहा हूं, आपने असल मुद्दों की बात की, आपने महंगाई की बात की, आपने बेरोजगारी की बात की, आपने किसानों की बात की, लेकिन कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ने क्या बात की? कानून व्यवस्था की बात की, राशन की बात की, सुशासन की बात की, साथ ही साथ वो लोगों को भरोसा दिलाते हुए नजर आए कि हम आपको रोजगार मुहैया कराएंगे। 2 साल कोरोना काल में हमारे बीत गए, तो तभी लोगों ने बीजेपी पर कहीं ना कहीं विश्वास जताया और एक बार फिर से सत्ता में काबिज कराया। ऐसे में आप ये तो कह सकते हैं कि ये मुद्दे नहीं उठे, लेकिन ये मुद्दे लगातार आपके जो अध्यक्ष जी है वो उठाते रहे, लगातार आपकी पार्टी के नेता उठाते रहे। परिणाम आपके सामने, मुद्दे हैं ये, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को समझा नहीं पाए। मैं आज फिर आपसे कह रहा हूं, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन आप समझाइए लोगों को, कैसे समझाएंगे? मैं उसी बात को आपके सामने रखना चाह रहा हूं बहुत सौहार्दपूर्ण शब्दों के साथ जी, कि जिन मुद्दों का सरोकार जमीनी स्तर पे है, उन मुद्दों को पुरजोर तरीके से सदन पे, सोशल मीडिया के माध्यम से, हर तरीके से जमीनी स्तर पे उठाया जा रहा है, उठाया जाता रहेगा जी, जब तक कि सरकार इनका संज्ञान नहीं लेगी। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि शिवपाल जी स्वयं में एक राजनीतिक ग्रंथ के समान है, उनसे लोग सीखते आए हैं, और अभी तक उन्होंने स्वयं इस बात का कोई खुलासा नहीं किया है कि वो किसी दूसरे दल को ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा अपरिपक्व बयान हो जाएगा अगर हम इस पे कोई टिप्पणी कर दें, क्योंकि ना तो मुझे ऊपर से कोई सूचना है और ना ही मुझे विपक्ष से कोई सूचना है, क्योंकि हमारे देखिए जो संजय जी बैठे हैं उन्होंने भी स्वीकार किया कि उनको भी इसकी कोई सूचना नहीं है। बाकी राजनीतिक गलियारे हमेशा अवसरवादिता के अनुरूप चलते आए हैं। आपने बड़े बड़े नेताओं को देखा होगा दाएं से बाएं, बाएं से दाएं होते हुए जी, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं इस चीज को अभी इससे कोई टिप्पणी, ठीक है विवेक जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही है अपनी जगह कि आप कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन कयास लगाए जाते हैं। मुलाकातों का दौर कब चलता है? कहीं नजदीकियां होती है तब चलता है, ठीक है। मैं फिर से एक बात बोल रहा हूं, मुलाकातों का दौर कब चलता है? जब कुछ नजदीकियां होती है ना, तब चलता है। फिलहाल मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है, मैं आऊंगा विवेक जी आपके पास आऊंगा, छोटा सा ब्रेक लेना मुझे, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। तो सीधा सवाल में हम लगातार बात कर रहे हैं कि आखिरकार क्यों ऐसी स्थिति बनती है बार बार समाजवादी पार्टी के अंदर कि शिवपाल यादव को अलग होना पड़ता है और चुनाव के ठीक ऐन पहले उन्हें मुलायम सिंह के कहने पर फिर से एक होना पड़ता है। पारिवारिक कलह चुनाव के बाद देखने को मिलती है। इसी पर लगातार चर्चा कर रहे हैं संजय कटियार हैं बीजेपी से, उनका रुख करना चाहूंगा। संजय जी, अगर शिवपाल यादव जी आपके खेमे में आते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, अटकलों का बाजार गर्म है, ठीक है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बात कही है कि वक्त आने पर इसका जवाब दूंगा, जब उनसे ये पूछा गया कि ये बताइए कि आपने मुलाकात की है कि आप बीजेपी में शामिल होंगे, तो उन्होंने कहा वक्त आने में इसका जवाब दूंगा। तो कहीं ना कहीं लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि शायद बीजेपी वो ज्वाइन कर सकते हैं। ये तो वक्त आने की बात कहने से ये कैसे कयास लगा सकते हैं भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, कांग्रेस, ये तमाम दल है उनके पास, कहीं जा सकते हैं, ये तो कयास है सिर्फ। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, अभी विवेक पांडे जी आप सपा नेता हमारे बोल रहे थे, हाँ भाई, इनकी जो समाजवादी पार्टी मैंने अभी पहले भी कहा, पारिवारिक कलह है और पड़ोसी को ठीकरा फोड़ रहे हैं, नंबर 1। ये बात हम बार बार कहते हैं और विवेक पांडे जी के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। और मैं फिर दोहरा रहा हूँ, इन्होंने ये नहीं कर रहा है 2017 में जो हम लोगों इनको हराया था, तो 2012 से 17 तक जो अखिलेश यादव ने पार्टी की दुर्दशा करी, मुलायम सिंह यादव ने अपनी विरासत कॉपी से सीधे बनाकर मुख्यमंत्री बनाया था चंद्रबाबू जी को, और पार्टी को सत्यानाश कर दिया, और उसी वजह से आज शिवपाल जी बड़े दुखी हमारे घूम रहे हैं, और बेइज्जती हो रही, जिसने बड़े संगठन को खड़ा किया हो, उस आदमी का अपमान हो, मंच में अपमान हो, इसे बुरा नहीं लगेगा। ठीक,
वो दशा है। और जनता ने इसी कारण से, फिर बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ माधव जी, जनता ने इसी वजह से, अभी आप इनसे कह रहे हैं बहुत अच्छे मुद्दे उठा रहे थे आप लोग, जनता ने नहीं किया, तो जनता का विश्वास इनसे कैसे हो सकता है? तो अपने आपस में एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं और जनता देख रही है कि सगा चाचा सगा भतीजा अपने चाचा को धोखा दे रहा है। जवाब दे रहे विवेक पांडे जी से संजय जी। तो विवेक नहीं, एक मिनट, विवेक पांडे ये समझे कि जनता तो जवाब देना चाहते हैं आपकी बात का। उनकी पार्टी को कैसे विश्वास कर ले कि वो जो कह रहे हैं उसको वो काम करेंगे। और 2017 में कार्ड उनका देख लिया गया था, रिपोर्ट का 2017 जनता ने देख लिया और उनको सत्ता से बाहर कर दिया। और 17 से बहुत नहीं, वो तो आपको असल मुद्दों पर घेर रहे हैं ना कि असल मुद्दों पर वोट पड़ाई नहीं। चलिए खैर, आगे वही पर असल मुद्दे कह रहे होंगे, मगर जनता को विश्वास उन पर नहीं है, उनको विश्वास हमारी पार्टी पर है। हम जो कर रहे हैं जवाब ले लें इससे। उससे खुश है। ठीक है विवेक जी, जवाब दीजिए विवेक जी, इसकी बड़ी बहुमत से जीत कराइए विवेक जी। संजय जी को मैं बताना चाहूंगा कि गडकरी जी ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाना है तो कांग्रेस को मजबूत होना पड़ेगा। तो मैं तो पहले ये जानना चाहता हूं कि क्या वाकई लोकतंत्र खतरे में है, जो आपके इतने बड़े नेता स्वयं इस तरह का वक्तव्य बाकायदा मीडिया में जारी कर रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस को मजबूत होना पड़ेगा। दूसरी बात, हम अभी भूले नहीं है ना अडवाणी जी का अपमान, ना आपके वरिष्ठ कई ऐसे नेता जिनकी फेरिस्त बहुत लंबी है, उमा भारती से लेकर के कई ऐसे नेता हैं जिनका मंचों पे कई बार अपमान, सार्वजनिकों में नाम लेके, हालांकि उन बातों पे जाना नहीं चाहता। और इसके साथ आप तो मर्यादा और धर्म की बात करते हैं, लेकिन राम अग्रवाल जी को आप जानती हैं, मैं उनका भी नाम नहीं लेना चाहूंगा। समाजवादी पार्टी के कई ऐसे दिग्गज नेताओं को आपने अपने पास बुला लिया जिनको शायद उस समय आप तर्कों के आधार पर नकार रहे थे। तो ये देखिए अवसर, मैंने हमेशा कहा, मैंने एक वक्तव्य बड़ा परिपक्वता के साथ दिया था, इसलिए मैंने पहले कहा था, इन बातों में नहीं जाना चाह रहा था कि राजनीति अवसरवादिता का एक समीकरण होता है। यहाँ पे जो होता है वो पूरी परिवार के साथ लेता है। हम इसमें आलोचना करें, आक्षेप करें, मुझे लगता है ये थोड़ा सा राजनीति के स्तर का स्तर नीचे चला जाता है, परिपक्वता इसमें नहीं दिखाई देती है। तो मुझे लगता है कि उदाहरण वैसे प्रस्तुत किए जाने चाहिए जो तर्कों के आधार पे हो। अगर आपने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया है तब आप समाजवादी पार्टी पे सवाल उठा सकते हैं, वरना मुझे भी पता है आबकारी आपने जिसको दिया है, सदन में उनके पिताजी किस तरीके से महिमा मंडित कर रहे थे, लेकिन आप उन सारी बातों को भूल के जब अवसर की बात आती है, जब बात तर्कों की आती है, तो आप उस बातों को भूल करके अवसरवाद। ठीक है, नावेद शिको जी हमारे साथ, उनका रुख करना चाहूंगा विवेक जी। ठीक है विवेक जी, ठीक है, आपकी बात समझ में आती है। ठीक है संजय जी, आऊंगा आपके पास। नावेद शिको जी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक, उनका रुख करना चाहूंगा। संजय जी, आप जयंत चौधरी को आप फेंका बेचारे को, आपके अपमान करने की परंपरा अखिलेश यादव की। चलिए ठीक है। नावेद शिको जी, किस तरीके का इस समय सिनेरियो चल रहा है प्रेजेंट में कि लोग जिस तरीके से एक पारिवारिक कलह लगातार 2016 से नजर आ रही है समाजवादी पार्टी के अंदर, बीजेपी में देखिए कई ऐसे नेता हैं जो समाजवादी पार्टी से निकल करके वो अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, दल बदलने की प्रथा लगातार चली आ रही है। आज समाजवादी पार्टी एक मजबूत विपक्ष के तौर पे अपने आप को दिखाना चाहती है और शायद वो आंदोलन करते हुए भी नजर आए, लेकिन असल मुद्दों की बात विवेक पांडे कर रहे थे कि असल मुद्दों पर बात कोई नहीं करता, लेकिन जनता के सामने असल मुद्दों की बात की गई, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी जो मुख्य रूप से लड़ाई में नजर आ रही थी उत्तर प्रदेश के अंदर, लोगों ने नकार दिया। हम लोग या प्रदेश की जनता ये सोच रही थी कि ये इस चुनाव के बाद में कम से कम एक विपक्षी सेना में कुछ तो दम है, जी कुछ तो सीट है, 125 तो है, पिछली बार तो बहुत बुरी स्थिति थी। और खुशी इस बात की थी, किसी के हारने और जीतने पे सरकार बनाने, विपक्ष में आने की जनता का कोई मतलब नहीं होता। जनता ये चाहती है कि मेजोरिटी की सरकार हो और विपक्षी दल भी मजबूत हो, ताकि अगर सरकार कोई कोताही करे, कोई कमी हो तो विपक्षी दल जो है वो कम से कम वो हमारी आवाज उठा सके। लेकिन मुझे लगता है बतौर पत्रकार 25 साल की पत्रकारिता की जो हमारा अनुभव है, वो इस बात कह रहा है कि अब मजबूत विपक्ष नहीं रहेगा, क्योंकि आसार अच्छे नहीं है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि मैंने बहुत बड़ी बात आपने की नावेद जी। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, देखिए पहली चीज तो ये कि ये आग के बिना धुआं नहीं होता है, और ये जो कयास जिसको कहा जा रहा है ये बहुत मजबूत आधार के साथ कहा जा रहा है। मैं इसको साबित करूंगा 2-3 चीज। नंबर 1, शिवपाल जी नाराजगी के साथ मीडिया के सामने आए और उन्होंने ये बात कही कि मुझे नहीं बुलाया गया। नाराज है वो भतीजे से, ये बात तय है। ये इस कयास नहीं है ना। अब ये कयास
कहाँ से पैदा होते हैं, किस तरह की चेन होती है, कैसे असेंबल होती है, चीजें तब जो चर्चा होती है। वो नाराज हैं, उन्होंने शपथ भी नहीं ली समाजवादियों के साथ, वो कहीं जाके गायब हो गए और फिर अकेले में शपथ ली। ये सच है, ये प्रयास नहीं है, नाराजगी की दूसरा सबूत। तीसरी चीज ये कि वो कहीं ना कहीं इस बात से लगातार बातें करते रहे कि हमें अखिलेश यादव जी ने इग्नोर किया है। और सबसे बड़ी बात तो जो है कि बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ में उनके जाने की मजबूत खबरें आ रही है, इसमें भी कोई प्रयास नहीं है, इसमें भी सच्चाइयां हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, मुझे लगता है कि ये मान के चलिए कि समाजवादी पार्टी में शिवपाल जी भले ही अलग हो चुके थे 5 साल पहले, लेकिन जो उनका संगठन है उसमें उनकी पैठ है, बड़ी पैठ है। और मैं इस बात को एक और जमीन देना चाहूंगा, और ये बीजेपी को भी ये स्वीकार करना पड़ेगा कि बीजेपी चाहती है, ये जमीन के साथ में कह रहा है, बीजेपी भी चाहती है कि शिवपाल जी उनके साथ आ जाए, और शिवपाल भी चाहते हैं कि मैं बीजेपी चला जाए, क्योंकि वो सारी जमीनें कैसे मिल रही है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लाइव प्रोग्राम में टीवी चैनल में साफ तौर पर ये बात कही थी कि शिवपाल जी बहुत परिपक्व नेता है, अगर वो आएंगे तो स्वागत है। ये वो कह चुके हैं, तो बीजेपी ये कह नहीं सकती है कि हमें कुछ नहीं पता। ये वो साफ तौर पर कह चुके। दूसरी बात 10 सेकंड और दूंगा, ये मान के चलिए कि मैंने बहुत लेख लिखा था 1 सप्ताह पहले, और उसमें मैंने ये साफ तौर से लिखा था कि अखिलेश यादव अगर ये मानते हैं कि उनके चर्चा की कोई वैल्यू नहीं है, चले जाए। अगर उनकी ये मंशा है कि अगर इस तरह की पार्टी है वो चले जाए, उनका वन मैन शो चले, तो ठीक है, ये उनका विवेक है, ये उनका अधिकार है, ये उनका शक्ति प्रदर्शन है। लेकिन एक बात वो शायद महसूस नहीं कर रहे हैं। अगर मैंने लिखा था ये बात कि अगर शिवपाल यादव चले जाते हैं तो शिवपाल यादव के जाने से कितना बड़ा नुकसान कैसे होगा, मैं बताना चाहूंगा। शिवपाल बीजेपी में जाने के बाद एक ऐसा सेतु बन जाएंगे कि समाजवादी पार्टी के वो नेता, वो संगठन, वो विधायक जो भाजपा में जानना चाहते हैं, लेकिन उनके पास में कोई सेतु नहीं है, कम्युनिकेशन का कोई रास्ता नहीं है, तो वो कम्युनिकेशन का जरिया बनेंगे और सब हो सकती है समाजवादी पार्टी में अगर शिवपाल चले जाए। अगर अखिलेश यादव जी ये मानते हैं कि शिवपाल जी को मैं कुछ नहीं समझता, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनका कोई जनाधार नहीं है, वन मैन मेरा जनाधार है, मैं खड़ा भी सकती हूँ, ठीक है, ये उनका विवेक है, हो सकता है वो होगी, सकता है कि उनकी बात सही भी है, लेकिन वो ये नहीं मान रहा है कि शिवपाल जी अगर चले गए, होता क्या कि व्यवहार होता है, एक एरर होता है राजनीति का कि जब सत्ता से बेदखल होती है कोई पार्टी तो कहीं ना कहीं बेचैनी होती है कि सत्तारूढ़ पार्टी के पास जाने की, ताकि हमारे काम हो, हमारी हालत हो, हमारी राजनीति चलते। तो कई लोग ऐसे बैठे होते हैं कि मैं चला जाऊं, मौका मिल जाए मेरे पास सत्तारूढ़ पार्टी में जाने का, लेकिन उनके पास मौका नहीं होता है, रास्ता नहीं होता है, भ्रष्टाचार भी नहीं होता है। शिवपाल सेतु बन जाएंगे, वो पुल बन जाएंगे जिसमें समाजवादी उस पुल पे चढ़ के बीजेपी की गोद में बैठ जाएंगे। बड़ी टूट हो सकती है इस बात का एहसास अगर परिपक्व नेता है अखिलेश यादव जी, तो इस बात को सोचे। ठीक है विवेक पांडे जी, नुकसान हो जाएगा बहुत बड़ा अगर कहीं से भी शिवपाल यादव बीजेपी में पहुंच गए तो। एक मिनट मेरी। हाँ संजय जी, चलिए संजय जी को पहले मौका दे देते हैं, आते विवेक जी, लेकिन कम शब्दों में, वक्त कम है मेरे पास। जी की बात, मैं विश्वेश्वर जी की बात सुन रहा था, बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूँ। देखिए आपको याद होगा हमारी पार्टी परिवारवाद वंशवाद का हमेशा विरोध कर रही थी चुनाव कैंपेन के दौरान, और हमेशा विरोधी है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने सीधा बयान दिया कि किसी दल में हैसियत नहीं है देश के जो ऐसा बयान दे। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, आपको सबको याद होगा, हमने सांसदों के बेटे बेटियों के टिकट मैंने काटे, सारी जिम्मेदारी उन्होंने अपने ऊपर ली। ये बयान कोई भी सार्वजनिक मंच पे कोई नेता नहीं दे सकता। ये मोदी जी की ताकत है, हमारी पार्टी की वो लाइन, टैग लाइन, वंशवाद परिवारवाद जातिवाद नहीं चलेगा, उसको तोड़ने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी ने जो नारा उठाया था उसका अच्छा साबित किया और साफ बोले सांसदों को, ठीक है संजय कटियार जी, मैंने परिवार किया। और ये परिवारवाद ही को तोड़ने का एक चल रहा है, और समाजवादी पार्टी परिवारवाद वंशवाद का शिकार थी। तो परिवारवाद आप उनका खत्म तो कर रहे हैं, एक एक करके उनके लोग ला तो रहे अपने खेमे में, अपर्णा यादव को ले आए, अब शिवपाल आने वाले हैं ऐसा लग रहा है जी। हम नहीं खत्म कर रहे इनका झगड़ा। संजय कटियार जी, ऐसा लग रहा है परिवारवाद उनका खत्म करके मानेंगे एक दिन, ऐसा लग रहा है, खत्म हो जाए अपने आप। चलिए ठीक है विवेक पांडे जी, आपका रुख करना चाहूंगा। विवेक पांडे जी, आपका नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है नावेद शिको की अगर बात माने तो, और बड़ा नुकसान आपको होगा क्योंकि बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं नावेद शिको जी।
इस बात से बड़ी हंसी आ गई मुझे। परिवारवाद, वंशवाद की बात कर रहे हैं। पंकज सिंह कौन है, दुष्यंत सिंह कौन है, पंकजा मुंडे कौन है, राजवीर सिंह कौन है, स्वराज कौशल कौन है, अभिषेक सिंह कौन है, आप सुनते जाइए, ध्यान रखिए। चलिए चलिए, ठीक है संजय कटियार जी, विवेक जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। ठीक, नहीं, मैं आपको बता जो आप परिवारवाद की श्रेणी से बाहर हो जाएंगे। छोड़ दीजिए बात, कटनी और करनी का अंतर तो आपका सामने है, पूरा देश देख रहा है, तो छोड़ दीजिए। संजय जी, विवेक जी को अपनी बात पूरी कीजिए, तो सुनने की हिम्मत रखिए। विवेक जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। आप आलोचना करते हैं, सुनने की हिम्मत रखिए। ठीक है संजय जी आपको रोकना चाहूंगा। संजय जी आपको रोकना चाहूंगा। वंशवाद आप ये साबित ना करिए, आपके संजय जी, आप क्या है आप बताइए, उनके पिताजी क्या है आप बताइए, मंत्री है ना, राजनाथ सिंह जी के सुपुत्र है ना, परिवारवाद की बात करिए। हमारे पार्टी के मालिक नहीं होते हैं, हमारे पार्टी के मालिक लोग। मैंने कहा आप बात का विषयांतर न करिए, और डिबेट का तरीका ये नहीं होता। देखिए, जब तक ये आप ठीक है संजय जी आपको रोकना चाहूंगा। संजय जी आप पार्टी कार्यकर्ता आप कह सकते हैं। संजय जी आपको रोकना चाहूंगा, इस तरह नहीं। वो उपेक्षित, आपके भी भाजपा के कई उपेक्षित कार्यकर्ताओं को मैंने देखा है। ऐसी बात नहीं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का आज भी वो चेहरा याद है, जब वो बाइक से निकल के जा रहे थे प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाए जाने के बाद। तो आप ये उदाहरण ना दीजिए। कहने का मतलब है डिबेट को डिटेल ना करिए, संयम के साथ हो रही थी। आप जो पुरुषार्थ करता है, जो पुरुषार्थ करेगा हमारे यहाँ नहीं, ठीक है संजय जी, बात तो पूरी करने दीजिए विवेक जी को। संजय जी बात करने दीजिए पूरी। अब परिवारहीन लोगों की पार्टी है तो हम क्या करें उसके लिए, आप बताइए। परिवारहीन लोगों की पार्टी है, जिसको ना घर परिवार की जिम्मेदारी लेनी है, तो हम अपना परिवार तो नहीं छोड़ सकते ना उसकी वजह से। महंगाई से सरोकार नहीं है, बेरोजगारी से सरोकार नहीं है। ठीक है संजय जी आपको रोकना चाहूंगा, विवेक जी आपको भी रोकना चाहूंगा। नावेद जी आपका रुख कर लेते हैं। अपना अपना परिवारवाद अच्छा किसका, सही किसका, आगे सही किसका, परिवारवाद सही किसका। अब लीजिए, सही परिवारवाद किसका, इससे आ जाइए। नावेद भाई अब आप ही बता दीजिए। नावेद जी आप मैंने बताया तो हाँ, परिवार वंशवाद हो रहा है डीएनए से, ये तो डीएनए से बाहर बात करने लगते। संजय जी तो गलत है ना। मैं आपके पास नहीं, मैं आपसे जवाब नहीं चाहता हूं। नावेद शिको जी आपका रुख कर रहा हूं मैं। आपसे मेरा प्रश्न है, परिवारवाद की बात दोनों ही कर रहे हैं, सपा और बीजेपी। किसका परिवारवाद सही है जनता के लिए? सकारात्मकता होती है, इस बात को तो मानना पड़ेगा कि अखिलेश यादव ने बतौर अध्यक्ष भले ही कुछ लोगों को किनारे करने के लिए वन मंचों के लिए, लेकिन परिवारवाद पर अंकुश लगाया है। जिस तरीके से बुलाए परिवार के सारे लोग एक तरह से समाजवाद का एक गुच्छा हुआ करते थे, अब अखिलेश यादव जी ने ऐसा परिवारवाद से करते। लेकिन ये जो आरोप लगाने वाली बीजेपी है, उसको ये सोचना चाहिए, उनका घटक दल गया। अनुप्रिया पटेल जी की बात करिए, पूरा परिवार आ गया है भाई, पूरा परिवार में आ गया है। आप बताइए कि ठीक है, जाति की राजनीति होना चाहिए, सम्मान भी सबको मिलना चाहिए, सामाजिक समीकरण भी होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल जी के परिवार के बारे में पूछे कि कितने लोगों को टिकट दिया गया था, कितने लोगों को मंत्री बनाया गया, क्यों? ठीक है, आप दूसरी जाति पिछली जातियों को आगे बढ़ाइए, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है नावेद जी, वक्त नहीं मेरे पास। संजय कटियार जी आखिरी कमेंट बहुत जल्दी, 20 सेकंड आखिरी कमेंट आपका। हाँ, ये अभी मदद कह रहे हैं, अनुप्रिया पटेल का नाम लिया इन्होंने। अरे भाई, वो भी वैसी पार्टी मत कहा, उनकी अपनी पार्टी, हमारी भाजपा पार्टी थोड़ी है, जो हमारे गठबंधन का हिस्सा है। और उसमें उनको जो उन्होंने जन आधार किया, उसको हमसे मिल रहा है। उनके पति बने हुए हैं, ठीक है, कैबिनेट मंत्री बने हुए हैं, मगर हमारी पार्टी नहीं है। वो पार्टी अलग है, उनका चुनाव चिन्ह अलग है, अपने चुनाव चिन्ह पे लड़ते हैं, सरसों के साथ जुड़े थे। ठीक है संजय कटियार जी, ठीक है आपके घटक दल है, ठीक है आपके घटक दल है, ठीक है। विवेक पांडे जी लास्ट कमेंट आपका। मैं विषयांतर नहीं करूंगा, जवाब इन्होंने स्वयं दे दिया। घटक दल जब अलग होते हैं तो उनकी अपनी एक अलग पहचान होती है। हाँ। और मुझे लगता है कि राजनीतिक गलियारों में अवसरवादिता हमेशा एक मुख्य धारा का स्रोत होती है, जिसमें कि बड़े नेता जो होते हैं वो स्वविवेकशील होते हैं। जब तक वो स्वयं किसी बात की घोषणा न कर दे, मुझे लगता है उन बातों को बहुत ज्यादा हवा देकर अपरिपक्व राजनीति का परिचय नहीं देना चाहिए। और
मुद्दों का विषयांतर नहीं करना चाहिए, जिन मुद्दों पे बहस होती है। चलिए, शुरू हुई थी बात शिवपाल यादव से और खत्म हो रही है परिवारवाद पे। नारद सिकोल जी आपका शुक्रिया, संजय कटियार जी आपका शुक्रिया, विवेक पांडे जी आपका भी शुक्रिया। तो कुल मिलाकर के जो चर्चा चल रही थी, आखिरकार शिवपाल यादव क्या भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे या फिर नहीं, क्योंकि जिस तरीके से मुलाकातों का दौर उनका जारी है वो कहीं ना कहीं इस ओर इशारा इंगित करता है कि वो अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे सूत्रों के हवाले से भी खबर है और उनका जो जवाब देने का तरीका है उससे भी कहीं ना कहीं यही प्रतीत हो रहा है। फिलहाल सीधा सवाल में इतना ही। आप देखते रहिए JMD न्यूज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMD News Flash।